हिल हाउस में मून, एक कुलीन युवा पुरुष, अचानक भ्रम में जागता है जब उसे याद आता है कि वह एक कार दुर्घटना में मर गया था। वह सोचता है कि क्या वह किसी तरह समय में यात्रा कर गया है। कमरे के आसपास देखते हुए वह महल शैली के फर्नीचर और पश्चिमी सजावट देखता है। फिर वह दर्पण जांचता है और महसूस करता है कि जो चेहरा उसे देख रहा है वह लगभग वैसा। मून घबरा जाता है क्योंकि वह सोचता है कि वह वास्तव में कहाँ आया है। शांत होने के बाद उसे एहसास होता है कि अब वह एक आकर्षक कुलीन जैसा दिखता है और यह सोचकर उसे संदेह होता है कि यह दुनिया शायद एक खेल जैसी हो सकती है। ध्यान से सोचते हुए वह अचानक सोचता है कि क्या वह केवल दुर्घटना के बाद चीजें कल्पना कर रहा है। अपने संदेह की पुष्टि के लिए वह मून हल्के से अपनी उंगली काटता है और तुरंत तेज दर्द महसूस करता है क्योंकि वह आखिरकार स्वीकार करता है कि वह वास्तव में दूसरी दुनिया में आ गया है। हालांकि उसका चेहरा मस सिरिकिकेर सिरिकिका सिरिकिकचे हित हो जाता है क्योंकि इस शरीर की यादें अचानक उभर आती हैं। उसे पता चलता है कि मून ने कभी शाही परिवार का अपमान किया था जिससे उसे अपनी कुलीन स्थिति खोनी पड़ी थी। मून सदमे में लेटा रहता है क्योंकि वह महसूस करता है कि नाम केवल संयोग नहीं है। उसे याद आता है कि वह उस उपन्यास के विलेन के शरीर में पुनर्जन्मित हो गया है जिसे वह पढ़ता था। महिला नायिका सबसे मजबूत कुलीन है जो राक्षसों और दानवों को हराकर बढ़ती है। इस बीच मून सिर्फ एक लापरवाह विलेन है जो लगा। मून घबराता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अचानक एक नौकरानी दरवाजे पर दस्तक देती है। वह कहता है कि वे अंदर आए और ऐना विनम्रता से उसका अभिनंदन करती हुई प्रवेश करती है। वह बताती है कि कल के भव्य भोज के लिए कपड़े आ गए हैं और उसे उन्हें पहनने को कहती है। ऐना कुछ असामान्यता महसूस करती है इसलिए वह पूछती है कि क्या वह घायल है। वह धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और घाव की देखभाल शुरू करती है। मून ऐना के इस व्यवहार से चकित रहता है। वह शांतिपूर्वक समझाती है कि उसकी हर बूंद खून कीमती है और उसे खुद को इतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। वह तनाव में कहता है कि वह यह याद रखेगा। काम पूरा करने के बाद ऐना विनम्रता से अपने आप को माफी देती है और कमरे से चली जाती है। उसके फिर वह अपने बिस्तर पर लुढ़कता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि वह बेहद प्यारी है। इस बीच ऐना अचानक दरवाजे के बाहर रुक जाती है और याद करती है कि उसने वास्तव में उसका धन्यवाद किया था। मून महसूस करता है उसके पास अभी भी वह सब कुछ है जिसकी अधिकांश लोग ईर्ष्या करते हैं और याद करता है उसका पतन तब शुरू हुआ जब उसने अपनी मातृभूमि की परिपक्वता। मून तुरंत घबरा जाता है और जोर से गाली देता है। हताशा में वह किसी भी मदद के लिए जलपरी करता है जो उसे सूझती है। सोचता है कि क्या उसके पास कोई चीज है जिन्हें वह उपयोग कर सकता है। जब कोई विकल्प नहीं रहता तो वह फैसला करता है कि एकमात्र समाधान यह है कि वह समारोह के दौरान नायिका से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगे और उनके विवाद को सुलझाए। कोई भी अपमान सहने का संकल्प लेकर वह खुद को मनाता है कि एक सच्चा पुरुष आवश्यकता पड़ने पर झुकना जानता है। निर्णय लेने के बाद मून तय करता है कि वह कल नायिका से मिलने पर तुरंत घुटने टेककर माफी मांगेगा ताकि उसे उकसाने से बचा जा सके। जैसे ही वह खुद को तैयार करता है अचानक कुछ उसके सिर पर गिरता है और उसे आगे गिरा देता है। वह मुख्य रूप से अपना मूल अंत बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस मौके का उपयोग अपनी नीति को नियंत्रित करने के लिए करता है। हालांकि जब वह पुस्तक खोलता है उसका चेहरा जल्दी ही उलझन भरा हो जाता है। अपनी उलझन में मून पाता है कि पुस्तक पूरी तरह खाली है जिसमें कोई शब्द नहीं है। यह सोचकर कि इसे सक्रिय करने का कोई विशेष तरीका हो सकता है वह दुनिया की से वह अचानक बेहोश हो जाता है और खुद को एक अंधकारमय कमरे में जकड़ा हुआ पाता है। मून धीरे धीरे चेतना वापस पाता है। तब अचानक ऐना प्रकट होती है और कहती है कि वह उसे लंबे समय से इंतजार कर रही थी। जंजीरों से बंधा और दर्द से घिरा वह हिलने का प्रयास करता है जबकि वह शांतिपूर्वक समझाती है कि यह कष्ट उसे एक सबक सिखाने के लिए है। इसके बाद ऐना उसकी क्रूर और स्वार्थी प्रकृति की आलोचना करती है। कहती है कि वह दूसरों को दया देने के बजाय कष्ट देता है। वह जोड़ती है कि वह उसे बार बार अपने प्यार से शुद्ध करेगी और वे हमेशा साथ रहेंगे। डरा हुआ मून जंजीरों के खिलाफ संघर्ष करता है, घबराकर चिल्लाता है और अचानक अपने कमरे में जाग जाता है, यह महसूस करते हुए कि यह सिर्फ एक सपना था। हालांकि उसके शरीर पर बाकी दर्द अनुभव को बहुत वास्तविक बनाता है। पीछे सोचते हुए वह शक करता है कि पुस्तक ने उसे किसी प्रकार का भविष्यवाणी दृष्टि दिखाई हो, इसलिए वह जल्दी से उसे फिर से खोलता है। उसकी आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया में पन्नों पर अचानक एक चेता खिड़की से बाहर देखते हुए वह प्रतिबिंबित करता है कि मूल अंत इतना भयानक नहीं था क्योंकि कम से कम वह बच गया था। फिर उसे याद आता है
कि बेकार दूसरी पीढ़ी का कुलीन अंततः भिखमंग बन गया था, लेकिन वह खुद को आश्वस्त करता है कि उसकी स्थिति अलग होगी। मून आत्मविश्वास से याद दिलाता है कि वह एक बार कठोर परिश्रमी व्यक्ति था जिसने आधुनिक समाज में कई संघर्षों को बाद में वह एक शानदार भोजन का आनंद लेता है जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं किया था। खुशी खुशी स्वादिष्ट खाना खा रहा है। उसकी माँ डचेस जॉयस उसकी अच्छे मूड को महसूस करती है और पूछती है कि वह आज असामान्य रूप से खुश क्यों है। उसके पिता ड्यूक लियोन कहते हैं कि मून निश्चित रूप से कल के भव्य भोज को लेकर उत्साहित है। मून शांतिपूर्वक सहमत होता है, जबकि जॉयस गर्व से बात करती है कि कितनी कुलीन लड़कियां शायद उससे मोहित हो जाएंगी, लेकिन मून पहले से ही मंगेतर है। वह शिकायत करती है कि प्रिंसेस सेलिया बहुत ठंडी है और उनके बेटे के योग्य नहीं है। यह सुनकर मून बस मुस्कुराता है और पूछता है कि सेलिया कौन है। फिर उसे याद आता है कि वह साम्राज्य की प्रिय तीसरी राजकुमारी है। हालांकि उसके कार्य अंततः कैंपबेल परिवार को उनकी स्थिति खोने और साम्राज्य के कुलीन केंद्र से गायब होने का कारण बनते हैं। भयावह भविष्य को महसूस करते हुए वह चुपचाप निर्णय करता है कि वह उस अंत को स्वीकार नहीं कर सकता और आने वाले भाग्य के लिए कोई और उपाय ढूंढना चाहिए। मून समझता है उसका निर्वासन उसके पिता के सत्ता संघर्ष के दौरान गद्दारी के कारण हुआ था। मून जानता है कि उसे जल्द ही सेलिया के साथ संघर्ष सुलझाने का तरीका खोज लेना चाहिए। उसे शक होता है कि हवेली में साजिश से जुड़ी कोई बात छिपी हो सकती है, इसलिए वह बाद में चुपके से बाहर जाकर जांच करने का निर्णय लेता है। इस बीच नोएल उनकी एक नौकरानी हॉलवे में चलती है, जबकि मून विचारों में खोया होता है जिससे वे अनजाने में टकरा जाते हैं। नोएल दर्द में मून माफी मांगता है और बताता है कि वह विचारों में खोया हुआ था, जबकि नोएल ऊपर देखकर चकित होती है। वह उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह तुरंत घबराती है। शर्मिंदा होकर नोएल जल्दी से माफी मांगती है और उसके कपड़ों पर दाग साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन निशान नहीं जाता और वह सोचती है कि अब उसकी हार हो गई है। नोएल घबराती है और मून से विनती करती है कि उसे सजा न दे। चाय गिराने के बाद मून भ्रमित होता है क्योंकि यह केवल एक छोटी दुर्घटना थी। जब वह उसे सहारा देता है तो उसे एहसास होता है कि उसका शरीर बहुत गर्म है और वह बुखार में है। इसलिए मून कहता है कि अगर वह बीमार है तो उसे आराम करना चाहिए, लेकिन वह कल के समारोह की तैयारी के लिए काम करने पर एना आती है और मून उससे मांगता है कि नोएल को आराम करने का इंतजाम करे। वह उसका नाम पूछता है और नोएल आखिरकार अपना परिचय देती है। हालांकि एना चिंतित होती है कि कल के समारोह के कारण उनके पास कर्मचारी कम पड़ जाएंगे। मून निर्णय करता है कि कोई भी बीमार नौकरानी आराम करे और वे हवेली के बाहर से अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती करे। एना उसके आदेशों का पालन करती है और इसे मुख्य नौकरानी तक पहुंचाती है। मून चलते हुए नोएल बताती है कि उसने पहले बाहर वालों को काम पर रखने से इनकार किया था, लेकिन एना कहती है कि केवल उसके आदेशों का पालन करो और आराम करो। एना गहरी सोच में डूब जाती है और मून महसूस करता है कि पिछले समय की तुलना में सूक्ष्म बदलाव हैं। इस बीच कई आभूषण अचानक और उस वस्तु की तलाश करता है जिसे वह याद करता है। वह याद करता है कि सेलिया जैसे जादुई प्रतिभा से निपटने का एकमात्र तरीका एक विशेष औषधि है जो महंगी और अवैध है। अंततः वह वस्तु खोज लेता है और याद करता है कि मूल कहानी में इसे प्राप्त करना कितना कठिन था। वह वस्तु अंडरग्राउंड काले बाजार के लिए एक विशेष वीआईपी वाउचर है। रात में मून चेसफोर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाता है और अपने सहायकों से कहता है कि वे वहीं प्रतीक्षा करें, जबकि वह अपने माता पिता के लिए सोने और चांदी के आभूषण खरीदने जाता है। मून अंधेरे सड़कों से गुजरता है। रास्ता पकड़ते हुए वह याद करता है कि वह सुरंगों से गुजरता है जब तक कि वह एक छिपे हुए दरवाजे तक नहीं पहुंचता। एक प्रहरी अचानक उसे रोकता है। मून विभिन्न औषधि के घटक और जादुई संयोगी जीवों को बिकते देखता है। हालांकि वह इन वस्तुओं को नजरअंदाज करता है क्योंकि वे वह नहीं है जिनके लिए वह आया था। मून एक छोटे से दुकान में प्रवेश करता है जहां मुखौटा पहने मालिक उसे उत्साह से अभिवादन करता है। मून एक ऐसी औषधि का मांग करता है जो रंगहीन और गंधहीन हो और किसी को कई घंटों के लिए बेहोश कर। दुकान का मालिक मून से कहता है कि यह औषधि दुर्लभ है और वह इसे खोजने के लिए कुछ समय मांगे। जब वह अलमारियों की तलाशी लेती है, मून महसूस करता है कि मुखौटा पहने मालिक वास्तव में एक महिला है। वह मानता है कि वह एक शक्तिशाली सुंदरता है जो इस जगह को नियंत्रित करती है और सोचता है कि उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना भविष्य में उसकी मदद कर सकता है।
दुकान का मालिक मून से कहती है कि उपयुक्त वस्तु खोजने में थोड़ी देर लगेगी। अचानक दरवाजा खुलता है और मून का ध्यान आकर्षित करता है। एक और मुखौटा पहना अतिथि दुकान में प्रवेश करता है और मालिक उसका स्वागत करती है। रहस्यमय अतिथि फिर उसी प्रकार की औषधि मांगता है जो मालिक को इस अजीब घटना पर आश्चर्यचकित करता है। मून उसके पास एक हल्की खुशबू महसूस करता है। बीच मालिक अंततः औषधि पाती है और 2 बोतलें पेश करती है। मून चमकीले रंग के बारे में सवाल करता है, लेकिन मालिक कहती है यह पेय में अशुचि हो जाती है और एक बूंद हाथी को भी बेहोश कर सकती है, जिससे मून आश्चर्यचकित हो जाता है। मालिक पुष्टि करती है कि औषधि असली है और कहती है कीमत 31,000 प्रति भोजन है, बिना मोलभाव के। हालांकि अतिथि इसके बजाय वह मूल्यवान जानकारी का प्रस्ताव देता है, लेकिन मालिक मना कर देती है। अतिथि उसे ये यकीन दिलाता है कि उसकी सूचना औषधि से कहीं अधिक महंगी है। मालिक जानकारी में रुचि दिखाती है, लेकिन पूछती है क्या यह सच है। अतिथि शांतिपूर्वक कहता है कि मालिक स्वयं सत्यापित कर सकती है। संतुष्ट होकर मालिक सौदा स्वीकार कर लेती है और औषधि प्रदान करती है। अतिथि धन्यवाद। बाद में मालिक मून से पूछती है कि वह भुगतान कैसे करेगा और वह सरलता से कहता है कि कार स्वाइप कर दे। वह मून को क्रिस्टल कार रखने के लिए कहती है और एक छोटी उपहार के रूप में दूसरी बोतल देती है। बताती है कि यह लाल औषधि के साथ मिलाने पर बेहतर काम करता है। मून उसका धन्यवाद करता है और फिर उस जानकारी के बारे में पूछता है जो अतिथि ने पहले। मालिक कीमत बढ़ाकर 9,000 कर देती है, लेकिन मून इसे खरीदने से इनकार करता है। वह सोचता है कि काले बाजार बहुत संदिग्ध और लाभकारी है, इसलिए वह अधिक विश्वसनीय साझेदार की तलाश करता है। इसके बाद वह दुकान छोड़ देता है, जबकि मालिक काजुली उसे अलविदा कहती है। मालिक अपना मुखौटा निकालती है जो एरियल है और सोचती है कि वह जानकारी किसे बेच। एक ही तीर से 2 शिकार। अगली रात कैंपबेल के महल में भव्य भोज शुरू होता है। मार्क्वेस, एक कुलीन पुरुष, अपनी तीसरी बेटी का परिचय कराते हैं और उसे मून का स्वागत करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह घबराकर तेजी से भाग जाती है। उसके पिता उसकी शर्मिंदगी के लिए माफी मांगते हैं, जबकि मून शालीनता से कहता है कि यह ठीक है, पहले से ही उस प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हुए। महसूस करता है कि कई कुलीन उसे उसी अभिव्यक्ति के साथ देख रहे हैं। वह विचार करता है उसके शरीर के मूल मालिक की प्रतिष्ठा बहुत खराब थी। उसके पिता मून की प्रदर्शन की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि अब वह समारोह को लेकर चिंतित नहीं है। मून बस अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का वादा करता है। सभी चुप हो जाते हैं जब मेजबान लियोपोल्ड साम्राज्य के तीसरे क्रम में आने। मून के पिता अन्य ड्यूकों को लेने जाते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि राजकुमारी को अनदेखा न करे। मून सेलिया के पास जाता है और शालीनता से उसका अभिवादन करता है। वह उसकी सुंदरता की तारीफ करता है और कहता है कि वह आज आकर्षक लग रही है। सेलिया धन्यवाद करती है, लेकिन शांतिपूर्वक टिप्पणी करती है कि इतनी तारीफ उसके लिए दुर्लभ है। मून हंसता है और कहता है। सेलिया चुपचाप महसूस करती है कि वह पहले से अलग लग रहा है। सेलिया सोचती है कि क्या मून पहले से अधिक शालीन हो गया है। इस बीच वह सुनता है कि कुलीन एक अवैध बेटी के बारे में गपशप कर रहे हैं, जिसने अपने मंगेतर को द्वंद्वयुद्ध में हराया और काउंट बुगर की वारिस बनाई गई। भीड़ उसकी स्थिति के बारे में फुसफुसाते हुए मून एक लड़की को हॉल में प्रवेश करते देखता। मून सामान्य रूप से जवाब देता है कि वह ठीक कर रहा है। अचानक उसका सेवक गुस्से में एरियल की अशिष्टता को चिल्लाता है, लेकिन मून उसे जल्दी पकड़ता है और नीचे पटक देता है। मून शालीनता से कहता है कि वह हाल ही में ठीक कर रहा है और उसकी चिंता के लिए एरियल का धन्यवाद करता है। एरियल उसके रवैये से आश्चर्यचकित होती है, यह देखते हुए कि उसने पहले की तरह उसे। मून फिर लिली की ओर मुड़ता है और उसे चकित कर देता है कि वह उसका नाम जानता है। मून मुस्कुराता है और नोट करता है कि उसे अपने मेहमानों के नाम कभी नहीं भूलने चाहिए। अचानक एरियल मून के हाथ को थप्पड़ मारती है और पूछती है कि वह क्या करने वाला है। वह उसे कॉलर से पकड़ती है, फिर कहती है कि वह केवल उसके पिता के लिए आई थी और उसे चेतावनी देती है कि वह कुलीनों की उपस्थिति में वह अपना भाषण समाप्त करता है और आधिकारिक तौर पर कैंपबेल परिवार का वारिस बन जाता है। सोचता है कि सब कुछ मूल कहानी के अनुसार हो गया है। मून आखिरकार आराम करता है और सोचता है कि रात खत्म हो गई है। मून तय करता है कि अब वह अपनी असली योजना के साथ आगे बढ़ेगा। सेलिया को अकेला खड़ा देखकर वह उसके पास जाता है और पहले सेलिया अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार करती है। जब कुलीन देखते हैं कि दोनों नृत्य शुरू कर रहे हैं तो एरियल और लिली भी उनकी ओर ध्यान देते हैं। साथ में नृत्य करते हुए एरियल उसकी चाल की प्रशंसा करती है,
लेकिन वह शांतिपूर्वक जवाब देता है कि वह अभी भी शुरुआती स्तर पर है। सेलिया नोट करती है कि वह बदल गया है और सवाल करती है कि क्या यह सच है। याद करते हुए मून शर्मिंदा होकर अजीब प्रतिक्रिया देता है, जबकि सेलिया पूछती है कि क्या उसने उसके अभद्रता की नकल ठीक से की। मून माफी मांगता है और सेलिया से कहता है कि वह अतीत की बातों को भुला दे। जैसे ही संगीत चलता रहता है, वह चुपचाप पूछता है कि क्या वह बाद में उसके कमरे आ सकती है, यह बताते हुए कि वह उनकी सगाई पर विस्तार से चर्चा करना चाहता है। मून प्रिंसेस सेलिया से पूछता है कि क्या वे अपने सगाई पर निजी तौर पर चर्चा कर सकते हैं। वह कहता है कि वह जानता है कि शादी केवल एक राजनीतिक व्यवस्था है जो राजा द्वारा आदेशित है। वह जोड़ता है, इसे रद्द करना शाही परिवार की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सुझाव देता है कि वे मिलकर सगाई को खत्म करें। सेलिया सहमत होती है कि यह मामला केवल मून समझता है कि सेलिया ने उसका सुझाव स्वीकार कर लिया है और तय करता है कि वह योजना को सहजता से चलाएगा। सेलिया अचानक पूछती है कि उसका कमरा कहाँ है और उसे चौंका देती है। वह कहती है कि नृत्य खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है और कहती है कि वे अभी चले। प्रतिक्रिया करने से पहले वह उसे पकड़ती है और हॉल से दूर खींच लेती है। इस बीच मायरन मून के कमरे पहुंचने पर वह उसे रेड वाइन ऑफर करता है, लेकिन सेलिया मना कर देती है क्योंकि वह शराब बिल्कुल भी नहीं पीती। यह सोचकर कि उसकी योजना काम नहीं करेगी, मून चिंतित होता है क्योंकि दवा लाल रंग की है और आमतौर पर शराब के साथ मिलाई जाती है। वह पूछता है कि उसे क्या चाहिए और सेलिया कॉफी या काली चाय मांगती है। सेलिया उलझन में नजर आती है और मून उपलब्ध पेय लाल शराब और काली चाय है। चूंकि वह शराब नहीं पीती, वह सुझाव देता है कि वे काली चाय पिए। मून खुशी से इसे तैयार करने के लिए चला जाता है। सेलिया चुपचाप उसे देखती है, सोचती है कि किस कारण से वह केवल चाय बनाने से इतना खुश है। मून गुप्त रूप से दवा की कुछ बूंदें मिलाता है क्योंकि सेलिया एक मजबूत जादूगर है। वह अचानक पीछे आकर उसे चौंका देती। जब दवा में कोई जादुई उतार चढ़ाव नहीं दिखता तो वह राहत महसूस करता है और सोचता है कि वह पकड़ा जाना बच गया। अचानक वह बिखरी हुई दवा देखता है जिससे वह घबरा जाता है क्योंकि उसकी मूल योजना, जिसे पतला करके बेचना था, पूरी तरह बर्बाद हो गई। तभी सेलिया उसे बुलाती है और मून जल्दी से अपने आप को संभाल लेता है। मून लौटता है और इंतजार के लिए माफी मांगता है। सेलिया पे को देखती है, ध्यान देता है कि उसका रंग असामान्य रूप से लाल और चमकदार है। मून जल्दी से दावा करता है कि यह एक दुर्लभ चाय है जो उनके परिवार ने पूर्व से खरीदी है। सेलिया उसे संदिग्ध पाती है और मून से कहती है कि वह पहले पिए। मून जोर देता है कि वह कभी पेय में छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन वह सेलिया उसे रोकती है। जैसे ही वह एक घूंट लेता है और सामान्य रूप से उनके कपों को बदल देती है, अचानक वह तुरंत जम जाती है जब वह पीती है। मून सेलिया को बुलाता है क्योंकि दवा जल्दी प्रभाव दिखाती है। वह उसे घूरती है और आरोप लगाती है, लेकिन अचानक वह जमीन पर गिर जाती है। मून चुपचाप उसे देखता है जब वह बेहोश हो जाती है। काम करने का एहसास करते हुए वह नोट करता है कि कुछ बूंदों ने अपेक्षा से अधिक प्रभाव डाला है। मूल कहानी में महिला नायक उसे मारने की कोशिश करती है जब वे दोनों बेहोश हो जाते हैं, इसलिए वह जल्दी से दृश्य तैयार करना शुरू करता है। वह सेलिया के कपड़े थोड़े बदल देता है और उसकी उपस्थिति को अस्वाभाविक बनाता है ताकि यह यथार्थवादी लगे। अपने कपड़ों कुछ तैयार है और अब केवल मुख्य पात्र के आने का इंतजार है। मून समय देखता है, उसे एहसास होता है कि आधा घंटा पहले ही गुजर चुका है, लेकिन एरियल अभी तक नहीं आई है। वह बेचैन होने लगता है और सोचता है कि क्या गलत हुआ। पिछली बार सोचते हुए वह याद करता है कि उसके कपड़े एक बीमार नौकरानी के कारण धब्बेदार होने चाहिए थे, वह उन्हें साफ करने के लिए। मून घबराता है क्योंकि उसने नोएल को आराम करने को कहा था, सोचते हुए कि मूल कहानी बदल जाएगी क्योंकि राजकुमारी बेहोश है। सेलिया अचानक जाग जाती है जब मून इसे गंभीर समस्या कहता है। वह महसूस करता है कि सेलिया पहले ही प्रभावित हो चुकी है, लेकिन उसे पता नहीं कि वह पहले ही उठने की कोशिश कर रही है। वह अचानक तापमान गिरता देखता है और प्रतिक्रिया कर मून घबराता है और कहता है कि यह स्थिति सामान्य नहीं है और उसे इंतजार करने को कहता है क्योंकि वह डॉक्टर को फोन करने की कोशिश करता है। बर्फ फैलता है जैसे सेलिया उसे दबाव में लेती है और पकड़ कर रखती है। वह उसे बुलाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। वह चुपचाप एरियल को बचाने के लिए बुलाता है, लेकिन सेलिया उसे रोकती है और सहज ही कार्य करती है। इस बीच ऐना प्रकट होती है और शालीनता से कहती है कि आगे का क्षेत्र प्रतिबंधित है। जब एरियल पूछती है क्यों,
तो ऐना जवाब देने से मना करती है और उसे वापस जाने के लिए कहती है। वह अचानक एरियल के गंदे कपड़ों को देखती है और मदद करने का प्रस्ताव देती है। ऐना जादू का उपयोग कर उसे तुरंत साफ कर देती है। एरियल आश्चर्यचकित होती है कि यहाँ की नौकरानियां भी जादू कर। एरियल संक्षेप में याद करती है कि ऐना कितनी अजीब है और महसूस करती है कि कोई और छिपा है, लेकिन ध्यान नहीं देती। वह यह भी टिप्पणी करती है, सेलिया अब एक परिपक्व महिला हो गई है। एरियल जल्दी से आगे बढ़ती है और केक लेने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस बीच मिरेन दरवाजे के पीछे छिपी हुई पूछती है कि क्या एरियल उनका मिशन लक्ष्य है। रीसा फिर बताती है कि उसकी मिरेन पुष्टि करती है कि यह साजिश लाइनहार्ट किंग द्वारा की गई थी और नोट करती है कि वे करीब है, लेकिन उनके पास बहुत कम समय बचा है। मिरेन उसे जल्दी करने को कहती है, लेकिन रीसा कहती है उनके पास अभी समय है। ये जानते हुए कि मून ने पहले ही कदम उठा लिया है, मून गहरा सांस लेता है और कहता है कि यह अंततः खत्म हो गया। वह सोचता है कि उसने अपनी पूरी। मून मुस्कुराता है और उत्तर देने से इनकार कर देता है। सेलिया उसे मारने के लिए तैयार होती है और वह तुरंत घबराता है। मून जल्दी से सोचता है कि अगर वह उसे शांत करने में विफल रहा तो उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वह उस चीज पर निर्भर रहता है जिसे वह जानता है। उसे याद आता है कि उसके सामने कभी प्रेम था, लेकिन वह असफल रहा।